हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम जो आपको आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मॉब लिंचिंग, कार में आग लगाकर जिंदा नासिर और जुनैद को कत्ल किया जाना और उनके कातिलों का आज़ादी से घूमते रहना अजीब वाक़यात हैं। पुलिस को धमकी दी जा रही है कि वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। नफरती तकरीरें करने वाले सरकार की बड़ी कुर्सियों पर न सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि उन्हें इसी बुनियाद पर तरक्की दी जाती है। ऐसे में संवैधानिक संस्थानों के कमज़ोर होने की हर तरफ चर्चा है। नई दिल्ली में 11 मार्च को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL की तरफ से प्रजातंत्र बचाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द ज़रूरी है कि टॉपिक पर चर्चा कराई गई। इससे पहले हम आपको इस मौके पर की गई कुछ अहम 2 तकरीरें पहुंचा चुके हैं। अब तक सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली और प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर और पद्मश्री मोहतरमा सईदा सैयदैन हमीद की तकरीरें आप सुन चुके हैं। दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अशोक भारती ने भी इस मौके पर तकरीर की और बताया कि ऐसे हालत में कम्युनल हार्मनी की बहाली के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। अशोक भारती नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष और इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स के चेयरमैन हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं अशोक भारती ने क्या कुछ कहा। आखिर तक जरूर देखें। जुडिशरी में सब लोग एक लाइन बोल रहे हैं और बाकी लोग जो है पार्टियां जो है वो बोल नहीं रही हैं। मैं उसकी जड़ों पे जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम उसकी जड़ों पे नहीं जाएंगे तो हम जो भी इलाज करना चाहेंगे वो इलाज शायद ठीक नहीं होगा। और जड़ें कहाँ हैं? मैं बात जॉन दयाल साहब कर रहे थे और सईदा अहमद जी कर रही थी। मैं और प्रशांतो जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात की, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर की उस कहानी से शुरू करना चाहता हूं जिसको किसी ने देखा नहीं और जाना नहीं। अगर उस कहानी को हमने जाना होता, देखा होता और पकड़ा होता तो शायद हम समझ पाते कि इस देश में जो 1984 में सिखों को भुगतना पड़ा और जो आजकल मुस्लिम्स को भुगतना पड़ रहा है या ईसाइयों को भुगतना पड़ रहा है, वो हजारों सालों से दलित भुगतते आ रहे हैं और उसको हमने देखा नहीं, हमने उसको नज़रअंदाज किया। तो वो कहानी कैसी है कि डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी थे। आप समझते हैं मिलिट्री सेक्रेटरी भारत सरकार का डिफेंस सेक्रेटरी के बराबर का व्यक्ति, और उस डिफेंस सेक्रेटरी को उनका जो चपरासी था वो पानी नहीं पिलाता था, फाइलें उनके पास फेंक कर मारता था। ये हमारे समाज की सच्चाई थी। और उसके अलावा एक सच्चाई और है कि महाराजे सयाजीराव गायकवाड़ सारा प्रयत्न करके भी उनको बड़ौदा की अपनी रियासत में एक अदद मकान नहीं दिला सके। और फिर जैसे तैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पारसी धर्मशाला में गए और वहाँ उन्होंने रहना शुरू किया। और जैसा होता ही है कि जात और छुआछात तो छिपती नहीं, तो पारसियों को पता लग गया कि ये तो अछूत व्यक्ति है, और अछूत व्यक्ति है तो उन्होंने फोर्सिबली लाठी डंडे के बूते पर डॉक्टर अम्बेडकर का सामान कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो यही बात तो 1984 में सिखों के खिलाफ की गई, और यही बात जो है सईदा जी ने जिम क्रो कानून की बात की थी। जिम क्रो और अमेरिका में भी क्या होता था कि जो वाइट लैंडलॉर्ड होते थे, अगर कोई काला आदमी अपराध करता था तो उसको पेड़ पे लटका के सरेआम जला के मार देते थे। और लिंचिंग का असली शब्द वहीं से आया, ये हमारी सभ्यता का से नहीं है, हमारे नहीं, वो लिंचिंग तो अमेरिका से आई है। तो मैं ये कहना चाहता, इसलिए ये समझना चाहता हूँ कि ये जो अर्ली साइंस थे हमारे समाज में, जो शुरुआती लक्षण थे,
हम उनको नज़रअंदाज करते रहे और नज़रअंदाज किए तो आज धीरे 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 वो आग दलितों के घर से निकलकर सिखों के यहाँ गई, फिर मुस्लिम्स के यहाँ गई, ईसाइयों के यहाँ गई और इंतज़ार मैं चाहता हूँ कि ये आपके दरवाजे तक ना पहुँचे, लेकिन हम रोक नहीं रहे इसको। अगर आप रोकना चाहेंगे तभी रुकेगी और इसके लिए जो बाकी हिंदू हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि वही इस देश की समाज की सच्चाई है, अन्यथा सच्चाई बदल रही है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता था। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश में जो आजकल प्रचार का तंत्र है, सरकार आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल डेमोक्रेसी के बारे में है, राम माधव जी का, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी है उसको दिखाना और डेमोक्रेसी होना दोनों में मौलिक फर्क है। लीप पोत कर आप कुछ भी दिखा दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, उससे डेमोक्रेसी बन नहीं जाती। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ये जो बैठक हम यहाँ बंद कमरे में कर रहे हैं, क्या ऐसी सभाएं हम पब्लिक में जाकर कर पाएँ, तब हमें लगेगा कि ये डेमोक्रेसी है, अन्यथा ये डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जो देखता हूँ कि जो देश में जो हालात हैं कि हम तो बहुत, मैं एक दलित व्यक्ति हूँ और हम तो बहुत सदियों तक कैद रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हिंदुओं ने हमको कैद किया वो आज खुद अपने घरों में धीरे धीरे कैद होते जा रहे हैं और ये उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि वो कैद हो रहे हैं और अपनी ही घरों में कैद होकर वो अपने आप को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रहे हैं। और इसका जो खामियाजा होगा वो हमें हमारी डेमोक्रेसी पे एसेंशियली उसका होने वाला है। एक चीज़ और मैं जो बात हो रही थी, मैं नोट कर रहा था कि अपनी बात करने से पहले कि वो संजय जी बैठे हैं यहाँ पर, वो इंटरफेथ, वो लव कमांडोज वाले संजय सचदेव हैं और आंदोलन के साथी हैं, बहुत पुराने। इंटरफेथ मैरिज पर बहुत हल्ला हुआ है और होता है, और मतलब इंटरफेथ मैरिज में बहुत ही वायलेंट एक्शन है। लव जिहाद का एक पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे पहले भी भारत में इंटरकास्ट मैरिज में मर्डर होते हैं और ये वो लोग भी होते हैं जो इंटरफेथ मैरिज की बात करते हैं, वो भी शामिल है उसमें। ऐसा नहीं कि वो उससे अलग हैं। हमने देखा है कि कैसे दलित अगर लड़का है और अगर कोई गैर रिलीजन का व्यक्ति है, लड़की है, तो बड़े हादसे होते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज हमारे देश में हालात हैं उसको लेकर मैं 2-3 छोटे छोटे आंकड़े देके देन आई विल फिनिश माई इन कंक्लूजन कि क्या करना चाहिए। मैं आपको अभी क्या है कि जमायत उलेमा हिंद का एक जस्टिस इक्विटी मूवमेंट है, उन्होंने हेट क्राइम्स के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ठीक है। और उन्होंने कहा कैटेगरीज वाइज उन्होंने बताया कि देश में जो है करीब पिछले साल 2022 का उन्होंने डेटा पेश किया है, तो उस डेटा में उन्होंने कहा है कि 222 एक्ट्स ऑफ हेट उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। उन्होंने एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो हेट से रिलेटेड जो हिंसा है उसके 95 केस उन्होंने रजिस्टर किए हैं और धार्मिक स्थानों पे हमले के जो केसेस हैं वो उन्होंने 62 रिकॉर्ड किए हैं। और धार्मिक मसलों को लेकर, धर्म के आधार के ऊपर लेकर जो हेट को लेकर जो है वो 33 पुलिस एट्रॉसिटीज़ उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। उनके पास बाकायदा रिपोर्ट है, रिपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, बाकायदा खबरें उन्होंने पेश की हैं। और जो प्रिजुडिस को लेकर और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, एक्सक्लूजन को लेकर करीब 85 केस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के उन्होंने 8 केस रजिस्टर किए हैं
और ऑनलाइन मीडिया मैनिपुलेशन डिस्टॉर्शन को लेके उन्होंने 22 केस बताए। लेकिन मैं एक चीज़ और, प्रशांत तो बैठे हैं, कि हमारे संविधान की शुरुआत से ये पूरी कोशिश रही, डेमोक्रेसी की ये पूरी कोशिश रही कि एक्सक्लूजन को हम ऑफिशियल फिलॉसफी से हटा दें। हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आप सब लोगों को कि संविधान ने जिस एक्सक्लूजन को मिटा दिया था और इंक्लूजन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पता नहीं क्या वजह है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा पार्लियामेंट ने एक्सक्लूजन की पॉलिसी को एक कानून का रूप दे दिया है, और वो कानून है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक निशान है। हाँ, और पॉलिटिकल पार्टियां, मेरी तो कुर्बान जी थोड़ी अलग थ्योरी है। मेरा मानना ये है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी उसी तरीके के लोग चलाते हैं जिस तरीके के लोग आज सत्ता में हैं, तो इसलिए उनके लिए इन सब चीज, क्योंकि आइडियोलॉजिकली, थियोलॉजिकली वो उसी बैंड वैगन के हिस्सा हैं जिस बैंड वैगन ने हमारे देश को एक्सक्लूजन के गहरे गड्ढे में डाल दिया है। तो इसलिए मेरा समझ ऐसा है कि जब हम, और इसलिए हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो आज एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अब सवाल ये है कि हम या तो अकेले अकेले लड़ें, या हम लोग सम्मिलित तौर पर अपनी डेमोक्रेसी की आवाज को बुलंद करें। मेरा मानना यह है, मैं नहीं समझता कि इस देश के लोग इतने कमजोर हैं कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर होने वाले इस हमले को बर्दाश्त, उसको जानते नहीं हैं, इसको पहचानते नहीं हैं। लेकिन हमें यह भी समझना है कि पॉलिटिकल, हमारे देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, वो जो डेमोक्रेसी को चैलेंज मिल रहा है, डेमोक्रेसी को जो थ्रेट हो रहा है, उस थ्रेट को हमारे राजनीतिक पार्टियां एड्रेस नहीं कर रही, और इसकी जिम्मेदारी जो सैकड़ों की संख्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि असल में तो चुनाव की राजनीति वही करते हैं, तो उनको ये चैलेंज लेना पड़ेगा। अगर वो चैलेंज नहीं लेते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि ये पॉलिटिकल सिस्टम मौलिक तौर पर डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पॉलिटिकल पार्टीज को हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर आप ये जो डर का माहौल है, ये जो लोग असुरक्षा का माहौल है, जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ लोग अपने अधिकारों को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है। और उस पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंटेबल केवल और केवल मेरा मानना है कि इस देश के लोग ठहरा सकते हैं। चुनाव से पॉलिटिकल पार्टी को आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंटेबल ठहराने के लिए आपको एक पूरी सोशो पॉलिटिकल प्रोसेस समाज में होनी चाहिए। हम केवल 5 साल में चुनाव वोट डालकर खामोश नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि हमको इस देश में अब एक्टिव सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट को नर्चर करना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने आप को ये माने कि उसको एक एक्टिव सिटीजन रहेगा, तभी वो अपने राइट्स और हक हकूकों को वो कर पाएगा। और मुझे लगता है एक्टिव सिटीजन के लिए ये ज़रूरी है कि देश में अलग अलग फेथ के लोग, अलग अलग बिरादरी के लोग, अलग अलग कुनबों के लोग आपस में मिलें जुलें, चर्चा करें। ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों, और मैं पीयूष सेल को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने शुरुआत करती है। पर मैं समझता हूँ इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग किसी न किसी तंजीम से जुड़े हैं। अगर ये 70-80 लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर ये 70-80 तंजीमों के लोग अगर 70-80 जगह ऐसे कार्यक्रम कर लेंगे, तो मुझे लगता है फिर वो 7,000 भी हो जाएंगे और 7 लाख भी हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि एक्टिव सिटीजन बनाने में हमको सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आपने देखा कि अशोक भारती जैसे पढ़े लिखे लोग मुल्क के बिगड़ते हालात पर किस हद तक परेशान हैं। अब तक हमने आपको इस कार्यक्रम की 3 अहम तकरीरें अलग अलग एपिसोड में पहुंचाई हैं। इन बिंदुओं पर पूरे देश के लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।